हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज स्टडी द हिंदू एंड दैनिक भास्कर डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज के इस आर्टिकल में ग्रामीण विकास को गति दे रही पंचायतें। पहले देखिए कि जो लोकल गवर्नेंस का विकास किस प्रकार से होता, उसको देखिए कि जब पहली बार क्या हुआ कि नहीं, बलवंतराय मेहता कमेटी थी, मतलब समुदाय विकास कार्यक्रम चलता 1952 में। तो 1952 से चलता, हालांकि गांधी जी तो पहले से ही बोल रहे थे 1952 के पहले। हालांकि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 में लिखा होता ग्राम पंचायतों का गठन 52 में। फिर इसके बाद 57 में जैसे कमेटी आती, यहाँ से बलवंतराय मेहता कमेटी आती। तो ये कमेटी आई थी 1952 में, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू हुआ था इसका मूल्यांकन करने के लिए। जब मूल्यांकन करने में पता चला कि इसमें किसी की भागीदारी नहीं हुई, इसीलिए ये विफल रहा। यहाँ से ही चला और आगे चल के 73 के माध्यम से इसको क्या कर दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। हालांकि LV सिंह भी कमेटी आई थी, उसको तो एक सवाल ही नहीं पूछा जाता कि आखिरकार किस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर पंचायती राज जितनी पंचायतें उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इसीलिए देखिए कि 24 अप्रैल 1973 से 1993-94 से 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता, पंचायती राज दिवस मनाया जाता। जो गांधी जी की अवधारणा थी कि ग्राम स्वराज मतलब जैसे ये पूरा ये इंडिया है तो ग्राम शक्तिशाली बने। हालांकि गांधी जी की बात सही है, लेकिन जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, तो उनका ये मानना था कि पहले वैज्ञानिक दृष्टि से उद्योगों का विकास हो। गांधी जी बोले कि नहीं, छोटे छोटे उद्योग का विकास कर लें। हालांकि देखिए अब क्या समस्या, अब समस्या है कि क्योंकि यहाँ लोकल लेवल पर देखा जाए तो पंचायतों की समस्या अलग है, लोगों की समस्या अलग है। जितनी पंचायती राज समस्या है तो इसमें चैलेंजेस ये है, एक तो वित्तीय संकट है। पहला देखिए यहाँ ये डायरेक्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है। एक तो यहाँ की ये वित्तीय संकट यहाँ देखा जाता है, वित्तीय संकट। दूसरा है कि यहाँ मतलब कि बायस तो है, पूर्वाग्रह तो है, ऊंच नीच, धर्म, जाति। तीसरा इसमें जैसे है कि कोऑर्डिनेशन तो है ही नहीं, कोऑर्डिनेशन जितने भी विभाग है, सचिव है, सरपंच है और प्रशासन है। तीसरा इसमें ये भी है कि टेक्निकल और रूढ़िवादिता, अशिक्षा, ये इसको असफल बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि देखिए कि एक सवाल आता कि क्या पंचायतों का जो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया सत्ता का, तो मतलब यहाँ से सत्ता के यहाँ देते ना निचले स्तर पर। एक और कंसेप्ट आता है जिसको बोला जाता है कि डेलीगेशन कर देना। तो डेलीगेशन जैसे जब करते कि अपने से जैसे मैं यदि IAS हूँ तो SDM को अपने काम सौंप सकता हूँ, लेकिन अकाउंटेबिलिटी मेरी ही बनी रहेगी, जबकि इसमें अकाउंटेबिलिटी किसकी रहती, पंचायतों की रहेगी। ठीक है, इतना सा अंतर है। तो ये ग्रामीण विकास को गति देती पंचायत। अगला देखिए, हालांकि सरकार के द्वारा देखिए कि जैसे वो नागरिक घोषणा पत्र 1997 में आ जाता, 1997 में। इसके पहले 1991 देखा जाए तो गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट आता, वर्ल्ड बैंक के द्वारा गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि मतलब सुशासन, ऐसा शासन, एक अच्छा शासन होना चाहिए जिसमें जनता का हित हो, जनता केंद्रित हो, जनता को फर्स्ट, मतलब पीपल फर्स्ट पर ध्यान दिया जाता हो कि पहले लोग बाद में सरकार। आगे चल के देखिए कि 2005 में जैसे RTI अधिनियम आ गया, 2006 में E-गवर्नेंस आ गया और 2014-15 में देखिए कि भारत सरकार के द्वारा भारत नेट प्रोजेक्ट चालू किया गया। जब भारत नेट प्रोजेक्ट कार्यक्रम चालू किया गया तो इसके माध्यम से देखिए क्या हुआ। जब भारत नेट प्रोजेक्ट चालू किया गया तो क्या है कि जितने भी ग्रामीण हैं, पंचायत हैं, कितनी वर्तमान में 2.18 लाख 2,18,000 ग्रामीण पंचायत को भारत नेट मतलब डिजिटली रूप से कनेक्ट कर दिया गया है। हालांकि इंडिया में 2014 से 15 से लेकर 2024-25 तक 1 दशक हो गए, तो उसका भी वीडियो शाम को मिलेगा। ये चला यहाँ से।
और आगे देखिए कि जैसे स्वामित्व योजना चली, कौन सी योजना? स्वामित्व योजना। अब स्वामित्व योजना जैसे जब रही कि भाई सेटेलाइट के माध्यम से मैपिंग करके जितने भी लोकल लेवल हैं उनको अपना ज़मीन का मालिकाना हक दिलाना, ये था स्वामित्व योजना। तो गवर्नमेंट के द्वारा तो इसमें काम किए जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि अन्न के लेवल पर देखा जाए तो इनके पास वित्तीय संकट कम ही है। तो इसका सलूशन तो एक यही हो सकता है कि एक तो इनके पास जैसे है तो जस्ट एक लॉजिकल होना चाहिए, तो जो धर्म जाति है ये ख़त्म हो जाए, और दूसरा कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग कल्चर रहते हैं तो क्रॉस कल्चर में कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही है। और जो वित्तीय समस्या है तो इनको कर लगाने का अधिकार देना चाहिए, कर लगाने का अधिकार। अब देखिए ग्राम पंचायतें जैसे जब रहती, लोकल गवर्नेंस, तो जब आपदा आती ना तो सबसे पहले यही लोग जाते और सिविल सोसाइटी। तो एक प्रकार से क्या है, ग्रामीण भारत के विकास के प्रहरी के रूप में काम करती हैं ग्राम पंचायत। वो अलग बात है कि कोई बड़ी जात का, छोटी जात का, किसी का राशन कार्ड बना, किसी का नहीं बना, कोई बड़ा इंसान उसका फिर भी राशन कार्ड बना। तो ये तो करप्शन रोकने के लिए सबसे अच्छा है कि टेक्निकल उपयोग किया जाए, राइट। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं कि देखिए अगला आर्टिकल कौन सा है। तो अगला आर्टिकल है कि घुसपैठ के कहर से बचाया जाए लोकतंत्र। तो ये जनसत्ता से लिया गया एक आर्टिकल है, लेकिन ये 15 अगस्त के दिन जो भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोला गया कि देखिए किस प्रकार से घुसपैठ की समस्या है यहाँ। तो यहाँ से चाहे नेपाल से घुसपैठ, भूटान से, बांग्लादेश में हमारा सबसे ज़्यादा तो यही है, और यहाँ से जैसे श्रीलंका से, तो श्रीलंका से तो अब ज़्यादा करके देखा जाए तो जो लिटे टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको तो समाप्ति कर दिए गए। तो यहाँ से जब घुसपैठ होता ना तो भारत के विशेष करके देखा जाए तो मतलब कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंजेस को बढ़ावा देते हैं, अचानक से चेंज हो जाता है। इसीलिए देखा जाए तो अभी बिहार में जो मतगणना पुनरीक्षण जो कार्यक्रम चालू किया गया उसमें जनसंख्या जो आधार कार्ड बना, जनसंख्या है 13 करोड़, अब वहाँ देखा जाए तो कितने लोग हैं, 10 करोड़, 2 करोड़ एक्स्ट्रा। तो क्या है, घुसपैठी है। जैसे कि अनवर जो 1978 के आसपास थी, ये यहाँ की, कहाँ की, असम की थी, ये भी यहाँ से घुसपैठी थी, घुसपैठी यही थी, तो ये भी मुख्यमंत्री बन गई। जबकि कांग्रेस को पता था कि घुसपैठी है, तो बोले कांग्रेस सरकार का दबाव बना किसके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, बोले कि बाद में चेक कर लेना। इलेक्शन करा दिए, जीत के अनवर। अब अनवर का पहला दायित्व था कि जितने भी घुसपैठी हैं उनकी जांच ना की जाए, ख़त्म हो गया इलेक्शन कमीशन। तो संवैधानिक जितने भी संगठन हैं कहाँ तार्किक रूप से काम कर पाते हैं। तो ये घुसपैठियों की समस्या है, इससे लोकतंत्र को तो खतरा होता है। जैसे इलेक्शन कराने में, इलेक्शन तो होता है, जैसे एक तो जितने भी रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज की कमी भी होती है। रिसोर्सेज की कमी होने के साथ इसमें क्या रहता है, कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज़्यादा होता है। कॉन्फ्लिक्ट इनके माध्यम से जब घुसपैठिया होते तो आना जाना रहता, तो सुरक्षा की समस्या अलग होती यहाँ। और दूसरी बात जैसे मादक पदार्थ, ड्रग्स तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, महिलाओं और लड़कियों की चोरी, यहाँ ये दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार करना, जिसको बोला जाता है गोल्डन ट्रायंगल मादक पदार्थ, क्योंकि जंगली इलाका है ना, टोटल जंगली इलाकों में तो इसीलिए ये भारत के विकास को बाधा डालता है। अगला सुप्रीम कोर्ट का जो 11 अगस्त को बहुत अच्छा फैसला लिया गया कि स्ट्राइंग फ्रॉम रीजन, मतलब जो जितने में स्टेट डॉग हैं, स्टेट डॉग को कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कुछ नहीं करना, जितने भी स्टेट डॉग हैं दिल्ली के NCR के आसपास सबको इकट्ठा करो और शेल्टर में ले जाकर कर दो। दूसरा बोले कि जितने स्टेट डॉग हैं उनको रेबीज के टीके लगा दो ताकि काटे तो रेबीज की बीमारी है। और तीसरा, यदि नगर निगम वाले स्ट्रीट डॉग को पकड़ने जाते हैं, लोग उसको पकड़ने नहीं देते, बोले हम इसको ले जाने नहीं देंगे तो वो पाल ले, वो पालते भी नहीं, अपने दूरा के सामने रोटी वोटी थोड़े बहुत डाल देंगे, आते रहते 2 4 6 8 10। तो यदि नहीं ले जाने देते तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई कर लो, सीधी सी बात। क्योंकि प्रत्येक साल पता है कितने 37 लाख लोगों को कुत्ते काटते, कितने की मौत होती। इसलिए फैसला, हालांकि प्रैक्टिकली तो इतना नहीं है,
जैसे देखा जाए तो पर्यावरण असंतुलन की समस्या है, विशेष करके दिल्ली में देखा जाए तो क्या इतने सारे शेल्टर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। शेल्टर एक भी नहीं, तो प्रैक्टिकली तो है नहीं। अब देखिए कितना लागू होता। अगला देखिए, कृषि निर्यात क्यों घटा और आयात क्यों बढ़ा? इसका सिंपल सा जवाब है टैरिफ। और अगला है कि जैसे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते कि हमें एक नई हरित क्रांति लाने का मौका है, तो देखिए तो चल ही रहा है कि भारत सरकार क्या करेगी कि सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन लाए स्टेज, जिसमें रहेगा सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन में। पहले तो आ गया तो 1967 में पहला, जिसमें कि एम स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। लेकिन जो ग्रीन रिवोल्यूशन शब्द है वो कहाँ से वो दिया था? शायद बोर्गन ऐसे व्यक्ति को, वही व्यक्ति हैं शायद जो दिए थे। अब सेकंड हरित क्रांति जैसे जब आई तो 2006 के आसपास आती। क्यों? क्योंकि इतना मृदा प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, इतना हाई ऑयल वैरायटी के बीज बोए जाते, प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ा, रासायनिक फर्टिलाइज़र के माध्यम से क्या होता। पंजाब उत्तर भारत के देखो खेत में मतलब कुछ है नहीं, इतनी लवणीकरण बढ़ गई। तो दूसरी हरित क्रांति इसमें रहेगा कि भाई सतत कृषि विकास को बढ़ावा देंगे। दूसरा, पर्यावरण के साथ समझौता करेंगे, मतलब जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करेंगे, समावेशी विकास करेंगे। और जो अनाज के जैसे जब रहेगा सब्सिडी तो देगी, इसमें रासायनिक की जगह जैविक उर्वरकों का उपयोग किया जाएगा, जैविक कीटनाशकों का उपयोग किया जाएगा, और मोटे अनाज जैसे दलहन तिलहन दोनों को बढ़ावा दिया जाएगा, राइट। तो ये, और इसके बाद इसमें जो अति महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा रोजगार इसमें बन सकते हैं। एक तो डेयरी फार्म, दूसरा पोल्ट्री, तीसरा मत्स्य पालन। जैसे क्वेश्चन ये था कि भारत को झींगा मछली की राजधानी, भारत के किस जिलों को झींगा मछली की राजधानी बोला जाता? तो एक शायद आंध्र प्रदेश में ज़िला है, उसको बोला झींगा मछली। अब एग्रीकल्चर में नए रोजगार कैसे हो सकते हैं? जैसे फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से, और फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ न्यूट्रिशन उसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि सरकार प्रोडक्शन बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, क्योंकि इंडिया की जनसंख्या 150 करोड़ पहुंच गई। 1 अरब 50 करोड़ पहुंच गई। तो पीडीएफ सिस्टम तो चालू करना पड़ेगा। तो इसके माध्यम से जो फूड प्रोवाइड किया जाता है उसमें न्यूट्रिएंट भी होना चाहिए, पोषक तत्वों, मोटे अनाज को शामिल किया जाए। और जैसे डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन, इनका सेवन किया जाए, ठीक है। अति नहीं, मतलब एक लेवल पर तो सही है। और इसी के साथ देखिए कि लोकतंत्र पर अब नए तरह के खतरे सामने आ रहे हैं। तो कुछ नहीं है तो किस प्रकार देखिए कि अमेरिका में लोकतंत्र जैसे जब बना 1774 में, सबसे पहला लोकतंत्र, सबसे पहले लिखित संविधान का कंसेप्ट आया। तो यहाँ ये हुआ कि जैसे देखिए कि ये अमेरिका का मैप है। किस प्रकार से? ये अमेरिका का ऐसे मान लीजिए मैप है ये, हालांकि सही नहीं बना। तो यहाँ कनाडा, यहाँ अमेरिका। तो देखिए कि यहाँ किस प्रकार से सीधे आके कारोबारी ने व्यवसायी जाके उसको बोल देते हैं, किसको? राष्ट्रपति को, कि देखते हैं, मतलब अब अपनी अलग पार्टी बना के तुमको हरा देंगे। तो एक प्रकार से लोकतंत्र के लिए खतरा है। हालांकि ये पता नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे अगला प्रेसिडेंट बन गए। हालांकि उनको बनाने में केवल एक ही इंसान का योगदान है, उनमें से व्यवसायी। हालांकि इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया में इतना ज़्यादा व्यवसायी हावी नहीं है कि किसी को जाकर चुनौती दे दें। अगला आर्टिकल है कि आपदाओं से बचने के लिए हमें बुनियादी ढांचों को बदलना होगा। देखिए जो बार बार की आपदा आती है, जैसे धराली उत्तराखंड, वीडियो बनाया है मैंने। धराली उत्तराखंड में जैसे जब आया, हम लोग एक कहावत नहीं सुनी कि बिन पानी सब सून, मोती के न उगरे मोती मानस चून, रहीमन पानी राखियो, बिन पानी सब सून।
ये समस्या, लेकिन ये आपदाएँ होती क्या हैं, क्योंकि एक तो सीखते नहीं। देखिए, एक तो जलवायु परिवर्तन। अब जो प्रकृति के कहर जैसे जब आते, इसमें ये रहता है कि भाई जो प्रकृति के साथ हम लोग समझौता नहीं कर पाते, क्योंकि जो जितने भी प्राकृतिक जल निकासी है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आवास बना देते। दूसरा, नियोजित विकास नहीं करते। तीसरा, मैपिंग के माध्यम से इनका मैपिंग नहीं किया जाता। कुछ भी पाए, जहाँ भी पाए वहाँ क्या कर देते, विकास कर देते। तो इससे स्थानीय निवासियों को तो समझ कि एक तो नियोजित विकास किया जाना चाहिए और पर्यावरण के साथ सह अस्तित्व होना चाहिए। अस्तित्व, लेकिन सह अस्तित्व नहीं है कि भाई नदी का बहाव इस प्रकार है, आगे चल के हम लोग यहीं कर दिए, ऐसे जा रही, हम यहीं विकास कर दिए यहाँ, तो जब ये सीधा होगी तो यहाँ विकास है तो उसको निपटा ही देगी। और जितने भी बसावट है उसके लिए क्या किया जाए कि अलग से मैपिंग किया जाए, है ना, ये भी होना चाहिए। सेटेलाइट के माध्यम से नदियाँ जैसे हैं, नदी के प्रवाह को जो रोका जाता है उनको समझे, क्योंकि यदि नदियों को रोके, नदी के प्रवाह को यदि रोकेगी ना, तो घटनाएं बार बार इनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये सीखने लायक है। और इसके बाद रोज़गार को नया रूप देने लगा एआई। तो नया रूप जो रोज़गार को देता है तो केवल एजुकेटेड लोगों को ही देता है ना, आम लोगों को नहीं देता है। और सुप्रीम कोर्ट के 75 साल के अहम निर्णय जो आज़ादी के अधिकार और संविधान की रक्षा किए। देखिए कि केशवानंद भारती मामला आया गया था 1973 में। केशवानंद भारती मामला जैसे जब था कि केशवानंद क्या थे, मठ के प्रधान थे केरल के, उनकी संपत्ति को अब सरकार अधिग्रहण कर ही दी थी, एक्विजिशन। वो बोले कि आर्टिकल 25 और 26 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते। गए और जाने के बाद जैसे जब क्या होता, गए और सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट के 13 जज 6-7 से फैसला हुआ। तो अब बोले कि इसमें सांसद जो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन कर सकती है, उसमें संशोधन सीमित कर दिए और बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। तो बोले बेसिक स्ट्रक्चर क्या, बोले संविधान के ऐसे नैतिक सिद्धांत जिसके सारे संविधान का संचालन किया जा सकता है, लेकिन उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। SR बम्बई मामला आया 1994 में। इसमें क्या बोला गया, इसमें गवर्नर की शक्ति को सीमित कर दिया गया, क्योंकि जो गवर्नर थे बोले राजभवन है, हम विधानसभा नहीं राजभवन में बहुमत प्रोटेस्ट कराएंगे, आ जाओ। दूसरा, अब गवर्नर साहब जैसे जब बैठे हैं, जहाँ विपक्षी की सरकार है, बोले अपनी मर्जी से राष्ट्रपति शासन लगा दो। तीसरा, बोले विधायक यदि कम हैं तो खरीद लो, शाम के 10 विधायक 20-20 लाख में। तो बोले तीनों मत करना, तीनों पर रोक लगाई। ठीक। अगला आ गया मौलिक अधिकारों को एकीकृत कर दिए। किसको, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और 21। ये जैसे 14, 19 और 21 को इंटीग्रेटेड कर दिए गया, मेनका गांधी। और ललिता वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार 2013 का मामला है, जिसमें पुलिस की शक्ति के दुरुपयोग पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है। अगला है कि पुट्टास्वामी मामले में क्या बताया गया कि निजता के मतलब राइट टू प्राइवेसी को संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया गया 2017 में। विशाखा गाइडलाइन क्या है, ये 1997 की घटना है। एक SC की महिला थी, राजस्थान में घटना हुई, गांव में जहाँ काम करने गई थी। अब जैसे जब घटना हुई, काम करने गई, वो तो सही है, काम करने जैसे जब गई तो उसको कार्यस्थल पर शोषण का सामना करना पड़ा। दूसरे दिन में छपा, सुप्रीम कोर्ट सोमोटो एक्शन लिए, बोले कि अब जितने भी कार्यस्थल हैं वहाँ आसपास क्या होना चाहिए, ICC होना चाहिए, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। और अलग अलग इसमें भी प्रावधान है, बहुत बड़ा गाइडलाइन तैयार कर दिया गया था। देश में सभी जगह, जैसे प्राइवेट संस्थान हो, पब्लिक हो, सरकारी, सभी क्षेत्र में लागू होता है। ये सरला मुद्गल बनाम भारत सरकार 1995 का है। बोलो कि सुप्रीम कोर्ट बोली कि भाई समान नागरिक संहिता को लागू करने का जो फैसला है कि यदि क्रिमिनल मामला है तो सभी व्यक्तियों पर कानून एक ही लागू होगा, लेकिन यदि सिविल मामला है तो सभी व्यक्तियों पर जो कानून होगा तो उनके जितने भी धार्मिक आधार पर कानून बने हैं वो कानून लागू होंगे। ये फैसला था। अगला सायरा बानो बनाम भारत संघ मामला 2017 का, गुजारा भत्ता देने का आदेश दे दिया गया था। ठीक है। इसमें
तो 3 तलाक को असंवैधानिक बता दिया गया, ठीक है। और असंवैधानिक बताने के साथ क्या करते हैं कि उनको उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून भी बना 2019 में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, राइट।